सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 2 मई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें जातिगत जनगणना 2025 जो 1931 के बाद पहली बार हो रही है। ठीक है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिझिन जाम का उद्घाटन किया है पीएम मोदी साहब ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आयोजित किया गया है। सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ जो अब तक का हाईएस्ट है। एम फॉर नेचर पहल को लॉन्च किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो, जातिगत जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो अब आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी, ये अनिवार्य हो गया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? देखो, तो जातिगत जनगणना आप समझते हो क्या होता है? जातियों की गणना। ठीक है, जातिगत जनगणना। ठीक है। तो जातिगत जनगणना, इसके बारे में बताओ, इसका क्या सीन है? तो देखो, पहले आप तो सेंसस का बताओ। सेंसस के बारे में पता है ना आपको? सेंसस सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था 1872 में, मेयो के कार्यकाल में, है ना। फिर 1881 में हुआ था किसके? रिपन के कार्यकाल में। पहला 10 की जो जनसंख्या हुई थी 1881 में हुई थी। अच्छा, ग्रेट डिवाइड ईवर के नाम से क्या जाना जाता है? ग्रेट डिवाइड ईवर। तो ग्रेट डिवाइड मतलब महाविभाजक वर्ष। तो ये 1921 को जाना था, क्योंकि यहाँ तक आराम से जनसंख्या बढ़ रही थी। इसके बाद बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। ठीक है। अब चलो आते हैं आप अपनी जातिगत जनगणना में। तो जातिगत जनगणना में तो लास्ट आंकड़ा कब पेश हुआ था? जो लास्ट आंकड़ा हुआ था, लास्ट बार कब जाति जनगणना हुई थी? तो 1931। ठीक है। तो 1931 में पेश हुई थी। इसमें कितनी जातियों की संख्या आई थी? 4147 जातियाँ आई थी भारत देश में। ठीक है। तो मतलब 4000 प्लस जातियाँ थी भारत में। फिर 1947 में आज़ादी के बाद 1948 में जनगणना एक्ट आया। तो 1948 में जनगणना एक्ट आया। ठीक है। जनगणना एक्ट कब आया ये भी आप ध्यान रखना। जनगणना एक्ट 1948 में। अब 1951 में जनगणना होनी थी, पहली बार आज़ादी के बाद। ठीक है। तो जनगणना होनी थी 51 में। अब ये कब हुई? जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए गए। इसमें जातिगत आंकड़े पेश ही नहीं किए गए। ठीक है। जातिगत जो आंकड़े थे, तो जातिगत आंकड़ों को पेश नहीं किया गया। क्यों नहीं पेश किया गया? क्योंकि इनको लगता था अगर जाति हम बताएंगे तो जातिगत विभाजन आ जाएगा देश में, जो जरूरी नहीं था उस वक्त। उसके बाद किसी गवर्नमेंट में उतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जातियों की जनगणना करा पाए। ठीक है। देन फिर क्या हुआ? 2011 की जनगणना, जो हमारी लेटेस्ट जनगणना है अभी 2011 की जनगणना, इसमें जातिगत आंकड़े लिए गए। ठीक है। 2011 में किया गया जातिगत आंकड़े हमने लिए। सर ये क्या कह रहे हो? हमने तो नहीं देखे जातिगत आंकड़े, बट पेश नहीं किए गए। पेश नहीं किया जातिगत आंकड़े। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, लिए तो गए बट पेश नहीं किया गया। ठीक है। इकट्ठा किए गए सिर्फ। फिर 2014 में हमारी गवर्नमेंट बदली, बीजेपी की सरकार आई, पीएम मोदी साहब आए। तो पीएम मोदी साहब आए, इन्होंने क्या किया? पीएम मोदी साहब ने आंकड़ों का रिव्यू करवाया। ये जो भी जातिगत आंकड़े थे इनका रिव्यू करवाया। ठीक है। तो रिव्यू करवा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट जागा, लेकिन तो बहुत लेट। 2021 में कहता है कि भैया यार, तुम लोगों ने आंकड़े लिए थे 10 साल पहले जातियों की, उनको पेश क्यों नहीं किया तुमने? अब इन देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, आंकड़े पेश क्यों नहीं? गवर्नमेंट का जवाब आया कि सर उन आंकड़ों में ना तकनीकी गड़बड़ी थी, मतलब टेक्निकल एरर था। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो तकनीकी खामियां थी। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है यार ऐसी कौन सी तकनीकी खामियां हैं जो तुम पेश नहीं कर पाए? तो ये कहते हैं सर हमारे देश में लाखों से ज़्यादा जातियां आ गई, ऐसी कुछ बात हो गई। ठीक है। तो ये टाल मटोल कर दिया, रात गई बात गई, ख़त्म, मुद्दा ही ख़त्म। अब लेटेस्ट में क्या हुआ? लेटेस्ट में क्या सीन बना 2025 में? तो 2025 में कौन सी डेट है? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जातिगत जनगणना को। ठीक है। तो जातिगत जनगणना अब होगी। तो जनगणना को मंजूरी दी है। कब तक आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे? 2000 कब तक? 2026-27 तक आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूरा हो गया। अब आपको जाति बताना अनिवार्य है। तो जाति बताना आपके लिए अनिवार्य हो गया है। ठीक है। तो अनिवार्य हो गया जाति बताना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? तो वर्ष 1931 का साल आपके लिए लास्ट था। अब फिर से जाति जनगणना होने वाली है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कास्ट सेंसस आएगा इस साल। चलो, हाल ही में चर्चा में रहे मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? समुद्रयान से। तो समुद्रयान से इसका संबंध है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसको? ज्ञानेश कुमार को, है ना। तो ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय अभ्यास किया, कहाँ किया है? तो ये गुजरात में हुआ ये अभ्यास। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिन जाम का उद्घाटन कहाँ करने वाले हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिजिन झाम पोर्ट ये कहाँ है, इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात, इसको केरल में बनाया जा रहा है और ये देश का पहला ट्रांसशिपमेंट है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खास बात क्या है, पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ इसकी। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केरल है और यहीं पर ये पोर्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर इसका पोर्ट है और यहीं से एक कौन सी रेखा जाती है, ये कौन सा रूट है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? इंटरनेशनल शिपमेंट रूट। ठीक है, तो इंटरनेशनल शिपिंग रूट के नाम से जाना जाता है। तो शिपिंग क्या लिख रहा हूँ, तो इंटरनेशनल शिपिंग रूट। ठीक है, तो इंटरनेशनल शिपिंग रूट है, आपको ये आप ध्यान रखना है। तो ISR इसकी खास बात है, ये इंटरनेशनल जो शिपिंग रूट है इससे कितना दूर है? तो 10 नॉटिकल मील। तो इससे 10 नॉटिकल मील है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो 10 नॉटिकल मील दूर स्थित है। अब क्या करने वाला, जो इंटरनेशनल जहाज आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे और अपना सामान आदान प्रदान या चेंज कर सकते हैं, तेल पानी जो भी इनको चाहिए। पहले हम अगर ये सब काम करना होता था तो हम कहाँ से करते थे? कोलंबो का पोर्ट यूज करते थे। तो 70% पहले हम, तो 70% जो होता था काम हमारा कोलंबो पोर्ट से होता था पहले। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ से बचत होगी, यहाँ का हम जितना रेवेन्यू जनरेट करते थे अब वो हम खुद के काम से करने वाले हैं। ठीक है, खुद के देश से अपने पोर्ट से करेंगे। अच्छा, इसका संचालन कौन करने वाला है? तो इसका संचालन करने वाला है कौन है? अडानी पोर्ट। अब अंबानी अडानी ही चलाएंगे देश अपना। ठीक है, तो अडानी पोर्ट इसका संचालन करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, नॉटिकल मील पता है? तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होता है और 1 मील बराबर कितने किलोमीटर? तो 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर। ठीक है, तो 1.85 और 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बस नॉर्मल जानकारी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, इसका शुभारंभ अभी किसने किया है? 2 मई। तो 2 मई 2025 को शुभारंभ होगा। कौन करने वाला है? PM मोदी साहब। तो मोदी साहब इसका शुभारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को इसमें 96 मिला है 180 देशों में। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा को लॉन्च करने वाला कौन है? तो मित्रा को लॉन्च करने वाला है कौन है? मित्रा को लॉन्च करने वाला सेबी। ठीक है, तो सेबी मित्रा को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाला निष्क्रिय म्यूचुअल फंड को सेबी लॉन्च करेगा, मित्रा को लॉन्च करने वाला सेबी हो गया है। ठीक है, हाल ही में राजा भालीन सिंह ट्रॉफी, ये ट्रॉफी है, ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो सर्विसेज को। देखो, जो सर्विसेज को क्यों होता है? सर्विसेज को क्यों? ये क्योंकि जो भी अभी कौन सा नेशनल गेम हुआ था, कौन से नंबर का? 38वें नंबर का नेशनल गेम में जो टॉप पे होता है उसको राजा भालीन सिंह ट्रॉफी दी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखो, तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे, तो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? पहली बात तो इसको कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, कोई बता पाएगा? 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। इसी को हम मे डे के रूप में भी जानते हैं, मई दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। ये क्यों मनाया जाता है बताओ भाई, किसी को पता है? वाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो USA में क्या हो रहा था, तो USA अपने श्रमिकों से, तो USA में श्रमिकों से 8 घंटे से भी अधिक काम लिया जाता था, 8 आवर प्लस वर्क लिया जाता था। इसके लिए इन्होंने विरोध किया, तो विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन ने आंदोलन का रूप लिया, तो आंदोलन हुआ। ठीक है, ये आंदोलन कब हुआ? ये आंदोलन हुआ 1886 में, और डेट क्या थी उस दिन? 1 मई की डेट थी। तो 1 मई 1886 को ये आंदोलन हुआ। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम हेमार्केट मामले के रूप में इसको जाना जाता है, हेमार्केट मामले के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के चक्कर में हम 1889 से इसको स्टार्ट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई 1889 में। बट वेट, भारत में कब से शुरुआत हुई? तो भारत के मामले में कुछ बातें अलग हैं। तो भारत में कब से शुरुआत हुई? भारत में इसकी शुरुआत हुई 1 मई 1923 से। तो 1 मई 1923 से भारत में शुरुआत हुई, वो भी कहाँ से? चेन्नई से। तो चेन्नई से शुरुआत हुई। चेन्नई में क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि यहाँ पर एक लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो लेबर किसान पार्टी बनी, ये हिंदुस्तान की ये पार्टी बनी, इसी ने इसकी शुरुआत की और भारत में 1 मई 1923 से इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है,
चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, 1 मई को और क्या होता है, अच्छा पूरे राज्य कर लो। तो देखो 1956 में, तो 1956 में भारत में क्या सीन था, 14+6 राज्य का, 14+6 राज्य का सीन था, ठीक है। अब मैं सब क्या लिख, चलो ठीक है, इसको 14+6 राज्य, ठीक है, इसका सीन था। अब देखो राज्य कैसे बने, सबकी डेट लिख लो तुम लोग। 1 मई को बताओ क्या हुआ था, तो 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 लिखो पहले। 1 मई 1960 को बने बॉम्बे से बना आपका महाराष्ट्र बना, और कौन सा बना, महाराष्ट्र और गुजरात बन गए बॉम्बे से, ठीक है, 1 मई 1960। फिर क्या, अच्छा 1960, 1 दिसंबर 1963 को लिखो, तो 1 दिसंबर 1963 को क्या बना आपका, नागालैंड। हॉर्नबिल दिवस याद है ना, 1 दिसंबर को इसीलिए सेलिब्रेट होता है, नागालैंड बना, तो 1 दिसंबर को आपका नागालैंड बन गया, ठीक है। अब 1966 को क्या बना, 1966 को बना आपका पंजाब। एक तो पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया, और दूसरा चंडीगढ़ हो गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बने आपके 1966 में, ठीक है। देन 1971 में क्या बना, 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश बना, और 1972 में बना आपका मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो मेघालय MMT बन गए 1972 में, ठीक है। 1975 में क्या बना, तो 1975 में आपका बना सिक्किम, 36वां संविधान संशोधन। फिर 1987 में आपके 3 राज्य बने, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा कौन सा, मिजोरम हो गया, तीसरा आपका गोवा हो गया, ठीक है। तो ये बन गए। अब क्या आया, सन 2000 में क्या क्या बना सर, 2000, ठीक है, 2000 है। तो 2000 में आपका छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, उत्तराखंड बना और झारखंड बना, ठीक है, ये 3 राज्य बने सन 2000 में, ठीक है। 2014 में, तो 2014 में बना आपका तेलंगाना राज्य, ठीक है, 2014 में तेलंगाना। अब 2019 में क्या बात थी, 2019 में बने आपके, देखो जो जम्मू कश्मीर था उसको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 UT में बांट दिया गया, ठीक है, ये बन गया। अब 2000, फिर इसके बाद 2020 में, 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव प्लस दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को एक UT बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। 1 लाइक तो बनता है यार आपकी तरफ से, है ना। चलो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। देखो, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB, तो NSAB का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताओ भाई। NSAB का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो NSAB का अध्यक्ष बनाया गया आलोक जोशी जी को। अच्छा, आलोक जोशी को आपने पहले नाम सुना है कभी, ये पहले रॉ के ऑफिसर थे, मतलब ये रॉ के हेड थे भैया, तो रॉ के पूर्व हेड थे आलोक जोशी जी, ठीक है। अच्छा, इनको महारत किस में हासिल है, तो आलोक जोशी को महारत हासिल है नेशनल सिक्योरिटी में, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा में इनका फेवरेट विषय रहा है, फोकस रहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी इनका मतलब ये फोकस एरिया रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको अभी हाल ही में कौन सी घटना हुई थी इंडिया में, जम्मू कश्मीर में पहलगाम घटना हुई, पहलगाम घटना के बाद इनको तुरंत इसका हेड बना दिया गया, ठीक है। तो NSAB का हेड बना दिया गया आलोक जोशी जी को, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन है, रॉ का फुल फॉर्म बता सकते हो, तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो रॉ का फुल फॉर्म आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई, होमवर्क है आपका, ठीक है। ये तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखने हैं। आलोक जोशी के बारे में इनको NSAB का हेड बना दिया गया, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ और ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट हो गया ये तो। चलो इनके बारे में बताओ, दिनेश माहेश्वरी जी कौन है। दिनेश माहेश्वरी जी ये 23वें विधि आयोग के हेड हैं, 23वें विधि आयोग के हेड, ठीक है, 23वें विधि आयोग के हेड हैं, ठीक, 23वें विधि आयोग का हेड बनाया गया इन्हें। BR गवई कौन है, ये 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI हैं 52वें नंबर के, ठीक है। पूनम गुप्ता कौन है, पूनम गुप्ता है RBI के डिप्टी गवर्नर। पूनम गुप्ता अभी हाल ही में RBI की नहीं डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। डिप्टी गवर्नर RBI में क्या सुनो, 1+4 होता है, 1 गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये बताओ। तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर, इन्हीं को अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन, रेखा गुप्ता जी, ठीक है। तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है, तो पूर्णिमा देवी जी को, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी, और पर्सन ऑफ द ईयर वो बनाया है डोनाल्ड ट्रंप जी को।
सो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना जीएसटी संग्रह हुआ है। देखो तो अप्रैल 2025, ठीक है, तो अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना, अप्रैल 2025 में क्या हुआ, तो जीएसटी कलेक्शन कितना आया है आपको, जीएसटी कलेक्शन जो हाईएस्ट है, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट कब से, पिछले साल से, कितना हुआ 2.37 लाख करोड़। तो 2.37 लाख करोड़ रुपए आपका जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल के महीने में, ठीक है, जो रिकॉर्ड हाईएस्ट है, मतलब अभी तक का हाईएस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट कब से है, कब से ये डाटा है, अप्रैल 2024, ठीक है, तो अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक कितना ग्रोथ हुई है ये देखना है आपको। तो अप्रैल 2025 तो कितनी ग्रोथ हुई है, इसमें आपकी ग्रोथ हुई है 12.6%, 12.6% की ग्रोथ हुई है और यही आपका रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा जीएसटी के बारे में बताओ, जीएसटी का कुछ सीन करते हैं। जीएसटी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका फुल फॉर्म लिखो, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म हो गया, इसी को कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स के नाम से जाना जाता है ना, तो वन नेशन वन टैक्स के रूप में जानता है। इसको कब लाया गया, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 2016 में आया, ठीक है, और लागू कब हुआ, लागू हुआ ये 1 जुलाई 2017 से, इसीलिए 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी डे के रूप में, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पे आया, विजय केलकर, तो विजय केलकर समिति, ठीक है, तो विजय केलकर समिति का नाम आपको ध्यान रखना, विजय केलकर समिति, इस समिति की सिफारिश पे आया। अच्छा जब लागू हुआ तब फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, ठीक है, अरुण जेटली इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता चल गई। अच्छा इससे कौन सा आर्टिकल जुड़ा संविधान में, जीएसटी से कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल आया 279, तो 279A, ठीक है, 279 में जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी इसका काम क्या होता है, इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जीएसटी रेट तय करता है, तो जीएसटी रेट फिक्स करते हैं। अभी लेटेस्ट इसकी बैठक कहाँ हुई है, जैसलमेर राजस्थान में, तो जैसलमेर राजस्थान में इसकी लेटेस्ट बैठक हुई है। तो ये भी आपको सब ध्यान रखना, मैंने सब कुछ करा दिया जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन सी 2.37 लाख करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। चलो कुछ और तो नहीं रह गया, बस ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपए में कहाँ से खरीदा। देखो अभी लंदन में इसकी नीलामी हुई है, लंदन में कौन सा, लंदन में जगह कौन सी है, सोधवी, तो लंदन के सोधवी जगह से इसकी नीलामी हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस वंश के संस्थापक है, तो नागपुर में भोसले वंश के संस्थापक है, नागपुर का भोसले वंश, ठीक है, तो नागपुर के भोसले वंश के संस्थापक हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, ये कब मनाया जाएगा, तो 9 मई 2025 को सेलिब्रेशन होगा, कहाँ होगा, मॉस्को में, रूस की जो कैपिटल है मॉस्को में इसका सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है। और किस नंबर का होने वाला है, 80वें नंबर का। इसमें इन्विटेशन आया था भारत के लिए, पीएम के लिए, बट जाएंगे कौन, राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह जाने वाले हैं अपने रक्षा मंत्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है इतनी बातें। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च की है। देखो तो एम फॉर नेचर, ठीक है, तो एम फॉर नेचर, तो ये पहल है आपकी एम फॉर नेचर पहल। इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया, इसको लॉन्च करने वाला, तो सबसे पहले लॉन्च करने वाला कौन हो गया, लॉन्च करने वाला FAO हो गया, इसको लॉन्च करने वाला। ये क्या है, ये प्रकृति की बहाली के लिए, मतलब प्रकृति बहाली समझते हो, बहाली मतलब रिस्टोर करने के लिए, मतलब अच्छा करने के लिए, वापस से बहाली मतलब जो सस्पेंड हो जाता है उसको बहाल करना वापस से नौकरी के लिए। तो प्रकृति के बहाली के लिए इसको यूज किया, एम फॉर नेचर को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, NATURE, देखो NATU का मतलब हो गया नेचर, RE का मतलब क्या होगा, रीस्टोरेशन, ठीक है, तो रीस्टोरेशन, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म, यहीं से पता चल गया ये किस लिए पहल है। अच्छा इसको फंड करने वाला कौन है, फंडिंग कौन करने वाला, फंडिंग करेगा हमारा यूके, अपना यूके लंदन इंग्लैंड, ठीक है। कितना, लगभग $9 मिलियन 90 लाख रुपए देने वाला है। और ये कब से कब तक चलने वाली है ये योजना, 2025 से 2028 तक ये योजना काम करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा FAO के बारे में बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फूड डे
ठीक है, तो वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर आपको लिखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और वो किस नदी के किनारे है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, चलो। IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताओगे, इसका हेडक्वार्टर। और WWF की स्थापना कब हुई? इसकी हुई थी 1961 में, और इसका भी हेडक्वार्टर आप ही बताओगे। ठीक है, तो इसका तीनों के हेडक्वार्टर मुझे चाहिए। ठीक है, साइट्स के बारे में आपको पता होगा, ये इसलिए था कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता है, मैंने कराया अच्छे से इसको। हाल ही में भारत ने पहली एशियन अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? देखो, तो ये पहली बार हुआ है, कहाँ हुआ है? अम्मान में। तो अम्मान जॉर्डन, ठीक है, तो अम्मान जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और भारत ने इसमें टोटल कितने पदक जीते? भारत में टोटल 43 पदक जीते, जिसमें से कितने? 15 गोल्ड मेडल थे। और भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की दूसरी रैंक आई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखो, पहले इसमें दो ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए में बड़े राज्य और ग्रुप बी में छोटे और नॉर्थ ईस्ट के राज्य। तो ग्रुप ए में टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे आपका गुजरात है, और ग्रुप बी में गोवा है। ठीक है, तो गोवा है टॉप पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका देखो अभी सेकेंड संस्करण जारी किया गया है, और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है, कौन राज्य अच्छे से केयर कर रहा है, उसके बारे में ये रिपोर्ट थी। ठीक है, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।